और चलिए सीधे आपको भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला में लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में हम लोगों ने आयोजित किया। सदैव माननीय हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को उच्च शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला पहले, और तब से उच्च शिक्षा विभाग में किस प्रकार से उत्तरोत्तर नई प्रगति की जाए, नए नवाचार किए जाएं, इसको लेकर के सर का हमेशा फोकस रहा, स्पेशल एम्फेसिस रहा, जोर रहा। तो इमर्जिंग जो ग्लोबल ट्रेंड है, जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं वैश्विक परिदृश्य में, उसमें कैसे इस प्रकार के कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके माध्यम से इंट्रोड्यूस किए जाएं, उसको लेकर के सर के निर्देश थे कि एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला हो, जिसमें जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, इसके आधार पर हम निश्चित रूप से इस आज की दिन का सदुपयोग करेंगे, ठीक प्रकार से बात सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कहीं कहीं हमने अपने इस एजेंडे के साथ कुछ अपने ज़रूरतों के हिसाब से विषय रखा है। यद्यपि शिक्षा से तो समग्र कल्पना आती है, जिसमें कला, संस्कृति, इतिहास सब प्रकार की चीज़ है, लेकिन हमने इसको रोजगार की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। ये थोड़ा सा हमारे इस आज के समय की दृष्टि से रोजगार आधारित शिक्षा, रुझान और नए अवसर, ये उस तरह से इसको ले जाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से ये शिक्षा भी वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ तक हमको मालूम है। भागीरथ ने गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा कराई है। हम उस रूप में माने के उस भाव से ले जाने का प्रयास है, जिसके आधार पर लंबे समय तक हमारे साथ जो कई सारी चुनौतियां जुड़ी हुई थी, कई प्रकार के अलग अलग, ये तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कालक्रम में अतीत में 2 बार और शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने का प्रयास हुआ है, और एक बार 68 में, एक बार 86 में, और ये तीसरी बार 2020 में शिक्षा नीति पे विचार होकर नया ड्राफ्ट आया। दोनों बार के बारे में ऐसा कहते थे कि वो जो हुआ है, चाहे 68 में हुआ या 86 में हुआ, लेकिन ये उधर आज़ादी के पूर्व काल की लाड़ मेकाले की पद्धति से कोई बाहर जा कर के बात करना या आना नहीं हुआ है। जैसे सहज में कभी कभी प्रश्न कर देता हूँ एक, कि आज़ाद भारत का आखिरी हमारा शासक दिल्ली की गद्दी पे कौन है, जो भारतीयता से उत्प्रोत हो, भारतीय व्यवस्थाओं से जाना जाता हो? तो हमारे में से कई सारे मित्रों से वो बड़ा मुश्किल प्रश्न लग जाता है। और ये सबको मालूम है कि अगर आखिरी शासक की बात करेंगे तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पे टिकना चाहिए। बीच के क्रम में कहाँ कोई आएगा, वो कहीं से कहीं तक नहीं आने वाले हैं। तो हमारे जो जड़ों से जुड़ने वाली बात आती है, और उसको समझने के लिए अगर दृष्टि दे तो दृष्टि ध्यान में आएगी। फिर हमको अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे धन्यवाद की तरफ ध्यान जाएगा कि शासन की उस बात को समझने के लिए भी दृष्टा भी सामने थे, केवल उन उदाहरणों को पकड़ने की आवश्यकता थी। जब मोहम्मद गजनवी की घटना सोमनाथ से जुड़ करके दिखाई देती है, तो मोहम्मद गजनवी की घटना उसी काल की, जब हमारे उस शासन काल के मैंने बात रखी है पृथ्वीराज सिंह चौहान से, और उसी काल से इस काल तक ये कैलकुलेशन करके कहा कि जब हम पराधीन हो रहे थे, जब हम कमजोर थे, तो हमारे देवालय ध्वस्त हो रहे थे, लेकिन जब हमारा आजादी का समय आया तो सोमनाथ क्यों वापस नए रूप में नहीं आना चाहिए, उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं होना चाहिए? यह जो आनंद का, ये जो एहसास है, ये जो पुरुषार्थ है, ये जो हमारी अंदर की अंतरात्मा है, ये क्यों स्वीकार नहीं करती कि हाँ आजादी का काल हो गया, हमारी जड़ें जहां जुड़ी है उस जड़े जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी दृष्टि वैसी क्यों नहीं होना चाहिए? ये उसी दृष्टि का दोष होने का परिणाम है कि उनके उद्घाटन पे विवाद हुआ, और उद्घाटन के विवाद का मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सोमनाथ ने हमको वापस हमारे लिए उस दौर की तरफ पहुंचाया जहां से महात्मा गांधी जी ने आजादी के लिए भी संघर्ष की यात्रा प्रारंभ की थी। और शिक्षा भी क्या शिक्षा ग्रहण की उनने, और इसीलिए वो हमारा उस समय का सिलेबस, उस समय की शिक्षा पद्धति, वो जो चीजें हैं उसको पुनर्स्मरण पुनर्जागरण करने की जरूरत भी,
कि कैसे कोई एक विद्यार्थी अपने काल में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, और वो शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसकी सबसे बड़ी परीक्षा महाभारत के काल में, जब युद्ध के घनघोर नगाड़े बज रहे हों, उस समय का कोलाहल भरा माहौल है, लेकिन वो मुंह पे शिक्षा ही तो आ रही है। ये कैसा दौर, कितना अच्छा दौर है, जिसके लिए अब में उसके गीत के भाव में पुरानी फिल्म में एक अच्छा गाना आया था। उस पंक्ति से अपने को ध्यान में आता है कि हाँ, हम देश के वासी हैं, होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। तो जो होठों पे सच्चाई लाए और दिल में सफाई लाए, वही तो शिक्षा है। और वो तभी आ सकती है जब रोम रोम में समा हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ, आज का जो आपने रोजगार सृजन के साथ शिक्षा की बात कही है, तो हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए, अग्रगण्य के नाते से जाना जाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हुए हैं, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का जोड़े, और हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा हुआ है। उस कैंपस के अंदर संख्या तो बड़ी है, लेकिन इन कैंपसों के अंदर भी हमारी बहुत सारी नवाचार की स्थिति भी दिखाई दे रही है। मैं इस नाते से शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, उच्च शिक्षा मंत्रालय के सारे अपने अधिकारी, कर्मचारी और बाकी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। जब हमने शुरुआत करते हुए गुरु की बात करी, तो गुरु से हमारा वो नाता उस प्रकार से जोड़ा गया जिसके कारण से कहा गया कि विश्व गुरु भारत था, तो विश्व गुरु हम किसी को गुरु शिष्य के नाते से देखने नहीं जा रहे। विश्व गुरु मतलब वही बात जिसके आधार पर जाना जाता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने वाइस चांसलर का नाम बदल करके कुलगुरु करने का प्रयास किया, ये हमारे अपने उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में। और मुझे आनंद तो तब आया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने भी हमारे वहाँ का नाम भी बदल गया। तो ये अब अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है, अपनी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये यात्रा से आखिरकार वो सब प्रकाश दिया जिसकी आवश्यकता है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपकी मौजूदगी में निर्णय हुआ और यहाँ फलीभूत हुआ और आगे तक चलता गया, उसका जो आनंद दिख रहा है। इसीलिए जब हमारे यहाँ 10,000 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में जब हमारी एनईपी 2020 के पाठ्यक्रम के हिसाब से पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ गए, हमारे सांदीपनि विद्यालयों में लगभग कक्षा 6 से ज्यादा, उसमें 220 से ज्यादा विद्यालयों के अंदर कक्षा 6 के बच्चों को भी कोडिंग करने के लिए हमने अपनी कंप्यूटर लैब से जोड़ने का प्रयास किया है। ये जो हमने कहा कि केवल शिक्षा केवल कागज की डिग्री लेने के लिए नहीं हो, उसका जीवन में उपयोग हो और भविष्य की चुनौतियों से वो लड़ने में या उसको समझने में समर्थ हो। इसलिए एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, आज का जो समय चल रहा है, वाकई अब मैं इसको सरल शब्दों में यही कह सकता हूँ, आजकल करेंसी का जमाना है। लेकिन ये मान के चले कि स्किल ही करेंसी है, ये भारत वालों को मालूम था। इसलिए भारत के लोगों की दृष्टि के हिसाब से आज हम अपने स्किल पे ही जा रहे हैं। जब हम स्किल की तरफ चलेंगे तो आज के समय में इनोवेशन की तरफ भी आना पड़ेगा, और इनोवेशन में हम सब प्रकार से बढ़ रहे हैं। जब एग्रीकल्चर के मामले में भारत के अंदर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल हम खेती नहीं कर रहे हैं, खेती की शिक्षा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय तक ले गए। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे चारों तरफ आज जो वातावरण बना है देश में, अपना उच्च शिक्षा विभाग इसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है कि हाँ, हम अपने विद्यार्थियों के लिए अगर वो शिक्षा के बाद कोई सर्विस में जाए तो, अन्यथा अपनी खेती किसानी भी करे तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी आधुनिक तरीके से होना चाहिए, इसमें क्या कष्ट हो। इसी प्रकार से दूसरे भी बहुत सारे कोर्स खोलने की बात कही है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमने अपनी कई सारी चीजों को, बनी बनाई व्यवस्थाओं को, चूंकि 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, इसलिए बीते समय के कई कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते भी हमने परिमार्जित करने का प्रयास किया, उनको दूर करने का प्रयास किया। और उसका उदाहरण हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी वाली बात आती है कि हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी केवल पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को संचालित करे। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी संचालित कर रही, ऐसे गवर्नमेंट वाले कर ले। लेकिन सारे विषयों को खोल करके विश्वविद्यालय का मतलब ही है, उसके दायरे कैसे सीमित हो सकते हैं, उसके दायरे विस्तृत होना चाहिए।
और इसलिए विस्तृत दायरे में आज के इस दौर में जब आप दिन भर, आज मैं सारे विद्वानों के नाम देख रहा था, संस्थानों के, अपने देश भर के स्वनाम धन्य बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े विद आपके बीच में बैठे हैं। ऐसे विद्वानों के बीच में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं। हमने कुछ और नए कदम बढ़ाने की तरफ संकल्प लिया है। हमने कहा कि जब हमने अपने दूध उत्पादन में, मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है और ऐसे में हमारे दूध उत्पादन के आधार पर हम नंबर 1 पे जाना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर के पशुपालकों को भी उतना मदद मिले। तो जब हम देश में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जब 6 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे यहाँ है, ऐसे में केवल एक वेटरनरी कॉलेज से डॉक्टर को कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं? इसलिए ये कोर्स भी सारे विश्वविद्यालय में खुलना चाहिए। उस केवल पशुधन की बात नहीं करें, मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का 1 नहीं 3 संकल्प हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने यहाँ एरिगेटेड एरिया भी जब बढ़ रहा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं पे हमने ध्यान दिया है। तो मत्स्य उत्पादन से लगा करके पशुपालन तक और पशुपालन से लगा करके और भी इसी प्रकार के नए नए सारे सेक्टर में जाने की आवश्यकता है। ये बात सही है, एआई के जमाने से थोड़ा सा लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि डरने की बात कम है। याद करो 2000 साल पहले हमारा तो अतीत कितना गौरवशाली है। हमारे यहाँ एक आदमी था जो राजा राज्य भी चलाता और भूत भी पकड़ लेता। विक्रम बेताल कहाँ था? हमारे पास ही तो था, और कहाँ जाएगा हमारे यहाँ। विक्रम के बेताल का वो दौर हमको हमारी शिक्षा से भी जोड़ता है और उस काल के गौरवशाली अतीत से भी परिचय कराता है कि एकमात्र देश भारत है जहां ये सारी चीजों का उपयोग करते हुए लोगों की बेहतरी के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में हम बढ़ने के लिए समर्थ हैं। आइए हम सब संकल्प करें। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार आज आपके जो विचार का नवनीत निर्णय लेगा, उस दिशा में ठोस कदम बढ़ाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब आपका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आपने ठीक ही कहा कि जो स्किल है वही करेंसी है और इनोवेटिव आइडियाज के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज में हमको काम करना है और यही मध्य प्रदेश का संकल्प है और यही हमारी उपलब्धि भी। बहुत आदर के साथ अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी को। सभी को नमस्कार। रोजगार आधारित शिक्षा कार्यशाला हमारे लिए बहुत अच्छा विषय और मध्य प्रदेश का सर्वांगी विकास हो, इसके लिए जो कार्यशाला रखी गई, मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत अच्छी बात ये कार्यशाला में आज चर्चा होगी। पहले तो मैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार आधारित शिक्षा और समकालीन रुझान विषय पर आयोजित कुलगुरुश्रियों कार्यशाला में सभी उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय शिक्षा मंत्री श्री, सचिव अनुपम राजन जी, निजी विश्वविद्यालय वैसी भरत शरण जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद जी, अंतर विश्वविद्यालय एसी पांडे जी, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए विशेषगण, कुलगुरु श्रियों, सचिव श्रियों, प्रोफेसर श्रियों, सभी मीडिया के मित्रों, कार्यशाला का आयोजन समय की आवश्यकता के साथ ही आने वाले भविष्य की तैयारी का एक सशक्त मंच है। शिक्षा समाज की रीढ़ होती हुई, क्योंकि समय के साथ तालमेल बिठाने, नवाचारों को अपनाने और नए अवसरों को लाभ उठाने में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सक्षम बनाती है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो विद्यार्थियों को न केवल रोजगार के अवसरों तक पहुंच दे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाए। विश्वविद्यालयों को चाहिए
कि स्थानीय उद्योगों, सामाजिक आवश्यकताओं, क्षेत्रीय आर्थिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। मैं सरकार को और खास करके मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देने जाता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले आयोजन हुआ उद्योग मेला का, बाद में मुख्यमंत्री गए, सूरत गए, अहमदाबाद गए, दिल्ली गए, लुधियाना गए, जर्मनी गए, दुबई गए, स्पेन गए, वहां से बहुत से इन्वेस्टमेंट लेकर मध्य प्रदेश में आए हैं। मैं उसको लिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो उद्योगों के साथ करार हुआ है और जहां जहां उसका भूमि पूजन होने वाला है और सभी प्रकार के उद्योग होंगे। यहां जो बहुत सी बातों वक्ताओं ने जो बताई, मैं सारे विषय को, और जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें भी सभी विषय, सारे 50 जितने विषय पर सारे वक्ता ने यहां से बोल दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी जो नई नई टेक्नोलॉजी है, आज के समय की जो जरूरत है, उसके लिए हमको अच्छा कुशल कैसे वो रोजगार को बढ़ावा मिले,